नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हम सभी 2023 में जो उत्तराखंड पुलिस का पेपर हुआ था उसे सॉल्व कर रहे थे। उसका हमने रीजनिंग का और हिंदी का पार्ट कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम करने वाले हैं उसका उत्तराखंड जीके का जो आपका पार्ट था उसे हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। देखिए, उत्तराखंड जीके से वो आपके 40 सवाल पूछता है जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पे आपके लिए हो जाते हैं। तो आज हम इसको सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि वो कैसे आपके सवालों को पूछता है और किस टाइप के सवाल के पेपर में आते हैं। इससे आपको हल्का सा एक आइडिया मिल जाएगा ताकि आप अपनी तैयारी को और बेहतर तरीके से कर पाएँ। तो बिना कोई समय के दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका सवाल नंबर 1 है जो पूछा गया था कि भारतीय हिमालय की पूर्व एवं पश्चिमी सीमाएं क्या हैं। जो आपका भारतीय हिमालय है दोस्तों, उसकी पूर्व की एवं पश्चिम की सीमाएं क्या हैं, यानी कि पूर्व की सीमा को क्या कहते हैं और पश्चिम की सीमा को क्या कहते हैं। तो जो इसकी पश्चिम की सीमा है दोस्तों, इसको बताता है नंगा पर्वत। यानी जो आपका नंगा पर्वत है दोस्तों, यह पश्चिमी की सीमा, पश्चिमी जो सीमा है उसको प्रदर्शित करता है। और जो पूर्व की सीमा है दोस्तों, उसको प्रदर्शित करता है आपका नामचा बरवा। यानी कि आप ऐसे भी कह सकते हैं कि पश्चिमी की सीमा जो स्टार्ट होती है वो नंगा पर्वत से स्टार्ट होती है और जो पूर्व की सीमा जो स्टार्ट होती है दोस्तों, वो होती है नामचा बरवा से। तो यही आपसे पूछा गया था कि भारतीय हिमालय की पूर्व एवं पश्चिम की सीमाएं कौन सी हैं। तो दोस्तों, दोनों का नाम आपने बताना था। तो पहली आपकी नंगा पर्वत जो कि आपकी पूर्व की सीमा को दर्शाती है, जो है आपकी पश्चिम की सीमा को दर्शाती है नंगा पर्वत, और जो पूर्व की सीमा को दर्शाती है वो है आपकी नामचा बरुआ। तो ऑप्शन बी इसका दोस्तों बिल्कुल सही ऑप्शन जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 पे आपका जो कि दोस्तों निम्नलिखित जनपदों में से नंदा देवी की शिखर किस में स्थित है। आपसे पूछा है कि जो नंदा देवी शिखर दोस्तों वो किस जनपद में आता है। देखिए, बहुत ही इजी सवाल है। आप सभी जानते हैं कि जो नंदा देवी पर्वत है दोस्तों, ये आपका आता है चमोली जिले में। दोस्तों, किस में आता है? चमोली जिले में। इसकी दोस्तों कई बार इससे आपकी ऊंचाई भी पूछता है, तो आपने इसकी ऊंचाई भी बतानी है कि चमोली में जो आपका नंदा देवी शिखर स्थित है इसकी ऊंचाई कितनी है। क्योंकि दोस्तों ये जो है उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। तो आपने याद रखना है कि नंदा देवी शिखर चमोली में स्थित है और इसकी जो ऊंचाई है वो है दोस्तों 78-17 मीटर। ठीक है दोस्तों, इसकी हाइट कितनी है? 78-17 मीटर। ठीक है, 7817 मीटर इसकी ऊंचाई है। यह आपने याद रखनी है दोस्तों। ये उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, सेकंड नंबर में जो उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी आती है दोस्तों, उसका नाम है कामेट। क्या है दोस्तों? कामेट। ठीक है दोस्तों, ये भी आपने ध्यान रखनी है। इसकी ऊंचाई दोस्तों 7756। ठीक है, काफ़ी लोगों को याद होगी कामेट की ऊंचाई भी। देखिए, आपसे कभी कभी क्या है, क्रम से पूछ लेगा कि इन्हें क्रम से लगाइए। तो आपको स्टार्टिंग के 3 या 4 पर्वत तो आपको याद होने ही चाहिए और उनकी ऊंचाई भी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, देखिए पहला आपका आ गया नंदा देवी। ठीक है दोस्तों, पहला क्या नंदा देवी। देखिए, नंदा देवी भी ना कौन सा वाला है? नंदा देवी पश्चिम। कहीं आपसे पूछे तो आप इन्हें कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है, मैं बताऊंगा अभी आगे। यह है आपका नंदा देवी पश्चिम जो चमोली जिले में स्थित है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई है 78-17। कितनी दोस्तों? 78-17 मीटर। ठीक है, नंदा देवी पश्चिम की ऊंचाई है 78-17। यही सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी? नंदा देवी पश्चिम। देन इसके बाद सेकंड नंबर पे दोस्तों जो आती है उसका नाम है कामेट। कामेट ये भी आपकी चमोली में ही स्थित है दोस्तों। इसकी लेंथ है आपकी 7756 मीटर, 7756 मीटर। ठीक है, ये आपकी सेकंड नंबर की सबसे ऊंची चोटी है। जो थर्ड नंबर पे दोस्तों आती है उसका नाम है आपका नंदा देवी पूर्वी। कौन सी? नंदा देवी पूर्वी। देखिए, जो पश्चिमी है वो सबसे बड़ी है। ठीक है, और तीसरे नंबर पर आती है नंदा देवी पूर्वी। एक पश्चिमी है, एक पूर्वी है। देखिए, जो पश्चिमी शब्द है, आप याद रखना, जो पश्चिम शब्द है, पश्चिम और पूरब में से बड़ा शब्द कौन सा है? पश्चिम और पूरब में से जो बड़ा शब्द है दोस्तों वो है पश्चिम। तो नंदा देवी पश्चिम बड़ी वाली है, सबसे बड़ी। ठीक है, और बीच में आती है कामेट और फिर आती है आपकी नंदा देवी पूर्वी। ठीक है, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि पश्चिम जो है बड़ा शब्द है, तो जो बड़ा वाला पर्वत है नंदा देवी पश्चिम है, और जो थर्ड नंबर पे आ रहा है वो है आपका नंदा देवी पूर्वी, और बीच में आ रहा है आपका कामेट। तो नंदा देवी जो पूर्वी है दोस्तों, इसकी ऊंचाई है आपकी 7434 7434। ठीक है, मीटर। आप इसको ऐसे याद रखिएगा। ये 3 है। इसके बाद जो चौथे नंबर पे आती है दोस्तों वह है आपका माणा। ये सबसे ईजी है, माणा चौथे नंबर पे आती है। इसकी लेंथ है 72-72। ठीक है, बहुत ईजी है, 72-72 मीटर। ठीक है, तो माणा भी कहाँ है दोस्तों? ये भी चमोली में है। ये जो चारों पर्वत है दोस्तों चमोली में ही आते हैं। ज़्यादातर आपकी चोटी चमोली में ही है, इसलिए आपको ईजी होगा याद करने में। आपने इनकी लेंथ भी याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, आई थिंक आप समझ गए होंगे कि इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चमोली में है आपका नंदा देवी शिखर। अगला सवाल है दोस्तों, पर्वतीय क्षेत्रों में मिट्टी कटाव को रोका जा सकता है।
देखिए कॉमन सेंस का सवाल है कि पर्वतीय क्षेत्रों में मिट्टी के कटाव को कैसे रोका जा सकता है? गहन कृषि करके, पशुचरण द्वारा, ऊपर नीचे खेती करके या सीढ़ी नुमा खेती करके। तो आप सभी जानते हैं कि पर्वतीय क्षेत्रों में जो भूमि के कटाव है वो सीढ़ी नुमा खेती करके रोका जाता है। ठीक है दोस्तों, सीढ़ी नुमा खेती करके रोका जाता है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर, काफ़ी ईजी था ये। सवाल नंबर आगे से 64 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? आपने बताना कौन सा युग्म सही सुमेलित है, सही वाला बताना है आपने, गलत वाला नहीं, सही वाला बताना है कि सही कौन सा है। डोडी ताल, क्या आपको लगता है डोडी ताल जो है आपका टिहरी में है? नहीं दोस्तों, गलत। जो आपका डोडी ताल है दोस्तों ये है आपका उत्तरकाशी में। कहाँ दोस्तों? उत्तरकाशी में। देवरिया ताल, क्या देवरिया ताल आपका रुद्रप्रयाग में है? बिल्कुल सही दोस्तों, जो देवरिया ताल है आपका ये रुद्रप्रयाग में है। आपसे सही पूछा था तो सही वाला कौन सा जाएगा? देवरिया ताल, जो कि कहाँ है? रुद्रप्रयाग में है दोस्तों। तो जवाब तो हमें मिल गया है। ठीक है, अब बताइए आप हरीश ताल कहाँ है? तो दोस्तों जो आपका ये हरीश ताल है ना, ये चंपावत में नहीं है। हरीश ताल आपका नैनीताल में है। कहाँ है दोस्तों? नैनीताल में है आपका हरीश ताल। ठीक है दोस्तों, बेनीताल, क्या ये पौड़ी गढ़वाल में है? नहीं दोस्तों, बेनीताल देखिए बहुत फेमस ताल है। ये आपका कहाँ है? ये आपका चमोली में है दोस्तों। ठीक है, बेनीताल कहाँ है? चमोली में, पौड़ी में नहीं है, चमोली में है। हरीश ताल नैनीताल में। और डोडी ताल का है आपका दोस्तों उत्तरकाशी में। इसी को कहते हैं आपका, जो आपका डोडी ताल है दोस्तों, इसी को बोलते हैं आपका 6 कोनों वाला ताल। किसको? डोडी ताल को आपका 6 कोनों वाला ताल। कभी पूछता है आपसे कि 6 कोनों वाला ताल कौन सा है, तो बोलेंगे डोडी ताल, जो कि कहाँ है? उत्तरकाशी में है। तो यहाँ पे जो इसका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा कि आपसे सही वाला पूछा गया था, सही इसमें एक ही था, जो था देवरिया ताल, वो है रुद्रप्रयाग में। ठीक है दोस्तों, आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर दोस्तों 65 पे आपका, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा गौरी जलागम से संबंधित नहीं है? ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका मुलिंगला। जो आपका मुलिंगला दर्रा है दोस्तों ये आपका गौरी जलागम से संबंधित नहीं है। बाकी आपके जो तीनों हैं दोस्तों ये गौरी जलागम से संबंधित हैं, और जो आपका मुलिंगला है दोस्तों ये आपका गौरी जलागम संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही था कि जो आपका मुलिंगला है ये गौरी जलागम से संबंधित नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला सवाल है आपका कि उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? जो आपका अनुसूचित जनजाति है इसके लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? आप सभी जानते हैं कि अनुसूचित जनजाति को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? एसटी बोलते हैं। ठीक है, तो एसटी के लिए कुल 2 सीटें यहाँ पे अवेलेबल हैं, जो कि इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। वो 2 सीटें दोस्तों कहाँ से हैं? पहली आपकी है चकराता देहरादून से, आप सभी को याद होंगी चकराता देहरादून से, और दूसरी आपकी नानक मत्ता, जो कि कहाँ पड़ता है आपका? उधम सिंह नगर दोस्तों। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 2 सीटें आरक्षित हैं, नानकमत्ता और चकराता देहरादून से। दोस्तों अगला सवाल आपका, निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री द्वारा उत्तराखंड में पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया था? दोस्तों पूछा है कि कौन सा आपके मुख्यमंत्री थे जिनके द्वारा जो महिलाओं के लिए जो आरक्षण है उसको 33 से बढ़ाकर 50% किया गया था? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका भुवन चंद्र खंडूरी। ठीक है दोस्तों, भुवन चंद्र खंडूरी इसका बिल्कुल सही जवाब जाएगा। यही वो मुख्यमंत्री थे जिन्हें महिलाओं का आरक्षण जो है पंचायतों में 33 से बढ़ाकर 50% कर दिया था। ठीक है, किस वर्ष किया था ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 69, उत्तराखंड में विधानसभा के प्रथम मनोनीत सदस्य निम्न में से कौन थे? देखिए बहुत ही इजी सवाल हैं जो आपसे पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, इस टाइप के आप यहाँ पे इजीली इनसे नंबर खींच सकते हैं और आपको यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए इन सवालों में। ठीक है दोस्तों, ये बेसिक है, स्टार्टिंग के सवाल हैं जो आपसे पूछे गए हैं। दोस्तों उत्तराखंड विधानसभा के जो आपके प्रथम मनोनीत सदस्य थे उनका नाम था श्री रसेल वेलेंटाइन गार्डनर। ठीक है दोस्तों, जो गार्डनर थे आपके श्री रसेल वेलेंटाइन गार्डनर, ये आपके उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम मनोनीत सदस्यों में से एक थे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे सवाल करते हैं दोस्तों। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री थे? आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड के जो आपके पहले मुख्यमंत्री दोस्तों ये थे आपके नित्यानंद स्वामी जी। देखिए जब अंतरिम सरकार बनी थी तो ये उसके मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, तो निम्न में से कौन उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री थे? तो वो था आपका नित्यानंद स्वामी जी। आपसे पूछेगा कि प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? तो वो थे दोस्तों तीसरे नंबर के आपके नारायण दत्त तिवारी जी। ठीक है, ये कौन से थे दोस्तों? ये थे आपके निर्वाचित। कौन? नारायण दत्त तिवारी थे आपके निर्वाचित। और
पहले मुख्यमंत्री पूछेगा सिर्फ, तो आप बताएंगे नित्यानंद स्वामी। तो इसका ऑप्शन बी दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा कि नित्यानंद स्वामी उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री थे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देखिए काफ़ी इजी सवाल है आपके, बिल्कुल अगर आपने परीक्षा वाली पढ़ी होगी तो स्टार्टिंग के 2-4 पन्ने आप पढ़ेंगे ना, उसके प्रमुख नियुक्तियां और उत्तराखंड के जो बेसिक नॉलेज है वहाँ से आपके सवाल बने हैं, काफ़ी इजी सवाल बने हैं, तो आपने उनको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है दोस्तों, इसको पढ़ाने का मतलब यही है, जो मैं आपको पेपर करवा रहा हूँ ना, इसका मुख्य मतलब यही है कि आप समझे कि सवाल बन कहाँ से रहे हैं। ठीक है, तो आपने बेसिक तो अपना बिल्कुल क्लियर रखना है। ठीक है, प्रथम कौन थे, अंतरिम कौन थे, निर्वाचित कौन थे, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, सूचना आयुक्त कौन थे, इस टाइप के सवालों को आपने ध्यान से पढ़ना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं 71, उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देखिए उत्तराखंड विधानसभा के जो आपके प्रथम अध्यक्ष दोस्तों, इसके अकॉर्डिंग वह है आपके ऑप्शन सी प्रकाश पंत। ठीक है दोस्तों, प्रकाश पंत आपके उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों, इसको आप याद रखेंगे कि प्रकाश पंत आपके उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 72, उत्तराखंड से राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? देखिए आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड से राज्यसभा में अगर सदस्यों की संख्या है वो है 3, लोकसभा की पूछेगा तो वो है 5। ठीक है दोस्तों, लोकसभा की पूछेगा तो वो 5 है, और राज्यसभा की पूछेगा तो राज्यसभा की यहाँ पे 3 सीटें होती हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड से राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है, यानी कि हमारे राज्य से 3 लोग जो हैं वो राज्यसभा में बैठते हैं। ठीक है, और लोकसभा से पूछेगा तो लोकसभा से 5 लोग जो हैं वो राज्यसभा में हमारे वहाँ लोकसभा में बैठते हैं। ठीक है, राज्यसभा में हमारे 3 लोग बैठते हैं, और लोकसभा में पूछेगा तो वहाँ हमारे 5 लोग बैठते हैं। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 73, उत्तराखंड में दोस्तों आपका उत्तराखंड में जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम उत्तराखंड में किस वर्ष लागू किया गया था? तो दोस्तों ये आपका किया गया था अभी हाल ही में 2021 में इसको लागू किया गया था। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों कि उत्तराखंड में जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 2021 में लागू किया गया था। सवाल दोस्तों अगला देखते हैं। उत्तराखंड में नंदा देवी शिखर की ऊंचाई कितनी है? देखिए मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में समझाया था कि उत्तराखंड में नंदा देवी शिखर की ऊंचाई क्या है। आई थिंक आप सभी को याद होगी, वो थी 78-17। ठीक है, जैसे वो 78-17 है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे 78-17 नहीं दिया गया है, यहाँ पे दिया गया 78-16। तो आप यहाँ पे 78-16 को ही टिक करेंगे। ठीक है, परीक्षावाणी में आप पढ़ेंगे तो वहाँ 78-17 दिया गया है। ठीक है, अगर वो ना हो तो आप उसके आसपास का देख लेंगे कि 78-16 है यहाँ पर, तो यहाँ पे हिसाब से हम 78-16 इसको कर देंगे कि नंदा देवी शिखर की जो ऊंचाई दोस्तों कितनी 78-16 है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सवाल नंबर 75 दोस्तों, क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? देखिए 2 जिले हैं जो सबसे बड़े माने जाते हैं, पहला आपका है उत्तरकाशी और फिर है आपका चमोली। ठीक है दोस्तों, उत्तरकाशी और चमोली। देखिए जो चमोली है उत्तरकाशी है, दोनों में काफ़ी मतभेद है। ठीक है, कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो दोनों में से वो आपको एक ही ऑप्शन में देगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए आपको चमोली दिया गया है और उधम सिंह नगर नहीं दिया गया है, सॉरी उत्तरकाशी नहीं दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से हम जाएंगे चमोली पे। ठीक है, तो क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा दोस्तों? तो वह है आपका चमोली। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल करते हैं आपको यहाँ पर। उत्तराखंड का निर्माण भारतीय राज्यों के किस क्रम में हुआ था? बिल्कुल स्टार्टिंग के बेसिक सवाल है दोस्तों, ये परीक्षा जिसने पढ़ी होगी उसको स्टार्टिंग के पन्ने उसने पढ़े होंगे तो उसको पता होगा कि स्टार्टिंग के 4-5 पन्नों में से सवाल बने हैं यहाँ पे ज़्यादातर। आप समझ रहे हैं, यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने स्टार्टिंग के परीक्षा के 4-5 पन्ने आपने अच्छे से पढ़ने हैं। ठीक है, क्योंकि काफ़ी सवाल यहाँ से बने हैं पिछली बार, क्या पता इस बार कुछ अलग बने, मैं नहीं कह सकता इस बार कैसे बनेंगे, लेकिन अपने हिसाब से आप समझ लीजिए कि आपको उनको तो क्लियर करके रखना ही है। क्या पता फिर वैसे ही बने पैटर्न, या क्या पता वहाँ से सवालों को उठा ले, फिर से 1-2 सवाल वहाँ से उठा ले तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, तो उनको अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा आप। देखिए सभी जानते हैं जब उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ था 9 नवंबर 2000 को, तो दोस्तों ये जो है भारत का 27वां राज्य बना था। कौन सा? भारत का 27वां राज्य बना था। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए काफ़ी बेसिक सवाल हैं जो बन रहे हैं, तो आपने स्टार्टिंग के परीक्षा के 3-4 पन्ने तो अच्छे से पढ़ लेने हैं दोस्तों। ठीक है, प्रमुख नियुक्तियाँ हो गई और स्थापना हो गई, और इस टाइप के सवाल जो बन रहे हैं SC ST वाले, कहाँ पे कितनी सीटें हैं क्या है, इनको जरूर देखिएगा और एक बार फिर से अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, यही मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपने पैटर्न को समझना है। ठीक है दोस्तों, मुझे नहीं पता इस पेपर कैसा बनेगा, क्या पता कुछ अलग बन जाए, लेकिन अभी के हिसाब से मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये कॉमन सी चीज़ें हैं। एक पढ़ने वाले बच्चे को इन चीज़ों के बारे में पता ही होना चाहिए। आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको चीज़ें पता होनी चाहिए।
ठीक है दोस्तों, ये तो बेसिक नॉलेज है उत्तराखंड की। सवाल नंबर 77, उत्तराखंड के किस क्षेत्र में पहली व्यावसायिक अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता वेधशाला स्थापित की जाएगी? ठीक है दोस्तों, ये मेरे ख्याल से उसमें जो है सवालों के साथ मिक्स हो गया होगा। ठीक है, मतलब है ये उत्तराखंड का ही, तो आप ऐसा ना बोले कि उत्तराखंड से डायरेक्ट उत्तराखंड के सवाल पूछेगा आपसे। ठीक है, तो उत्तराखंड में ही वो आपके लेटेस्ट से करंट भी डाल देगा हल्के हल्के। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो जवाब दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा गढ़वाल में। ठीक है दोस्तों, इसका जो जवाब था वो है उस टाइप के हिसाब से गढ़वाल। ठीक है, उत्तराखंड के किस क्षेत्र में पहली व्यावसायिक अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता वेधशाला स्थापित की जाएगी? तो वो गढ़वाल में की जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये उस टाइम के हिसाब से सवाल था और काफ़ी सही सवाल था। ठीक है, इन सवालों में बच्चा कन्फ्यूज आता है कि यार मैं ए और बी, आप में से कई बच्चे ए और बी को मार देते। ठीक है, जवाब क्या है इसका दोस्तों? बी है। ठीक है, पहली व्यावसायिक अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता वेधशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? गढ़वाल में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 78, नीति आयोग द्वारा 2022 में, देखिए 23 में आपका पेपर हुआ था और उसने पूछा है 2022 का सवाल। ठीक है, और उत्तराखंड के जो 40 सवाल हैं उसी में इसको डाल दिया है। ठीक है दोस्तों, इसको समझिएगा कि आपके उत्तराखंड का जो 40 नंबर का पोर्शन है उसमें वो कुछ करंट भी डाल के उत्तराखंड को 30 या 35 कर दे रहा है और 3-4 उसमें करंट के डाल दे रहा है और उसको फिर 40 कर दे रहा है। यानी कि उत्तराखंड के जो पोर्शन है आपका उसमें वो करंट का सवाल भी आपके लिए डाल सकता है। ठीक है, आपने समझना होगा इस चीज़ को। नीति आयोग द्वारा अगस्त 2022 में उत्तराखंड के किस जिले को भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया था? ठीक है, तो 2022 के हिसाब से उससे पूछ रहा है आपसे, तो उसके हिसाब से इसका जवाब था आपका हरिद्वार। क्या था दोस्तों? हरिद्वार। ठीक है, उस टाइम इसका जवाब था हरिद्वार। 2022 में भारत का जो उत्तराखंड का जो जिला है उसे आकांक्षी जिला घोषित किया गया था, वो था आपका हरिद्वार। सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया था किसको? हरिद्वार को। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 2022 के हिसाब से मैं आपसे कह रहा हूँ। ठीक है, अभी हो सकेगा तो मैं आप सभी के लिए करंट की वीडियोस यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं आप लोगों के लिए करंट की वीडियोस बना दूंगा जो मुझे लगता है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आप लोगों के लिए। किसी को चाहिए हो या आप लोगों को लगता है कि मैं आपको समझा पा रहा हूँ चीज़ों को अच्छे से, अगर आपको मेरी बात समझ में आती है तो मैं आप लोगों के लिए करंट की वीडियोस यहाँ पर अपलोड कर दूंगा। आप मुझे कमेंट में बता देना कि सर हमारे लिए करंट की वीडियोस अपलोड कर दीजिए अपने हिसाब से। ठीक है, ओके। सवाल नंबर 79 दोस्तों, भारत के प्रथम रक्षा सेवा जनरल विपिन सिंह रावत निम्न में से किस जिले से संबंधित हैं? देखिए ये बहुत ही सम्मान की बात है। वैसे अभी हमारे बीच नहीं है, भगवान की आत्मा को शांति दे। तो जो हमारे प्रथम रक्षा सेवा प्रमुख थे आपके, ठीक है, CDS जनरल विपिन सिंह रावत, ये इनका संबंध किस जिले से था दोस्तों? आप सभी जानते हैं कि जनरल विपिन सिंह रावत थे दोस्तों, ये थे हमारे पौड़ी जिले के। ठीक है, पौड़ी में बीच में इनके लिए एक पार्क भी खोला गया था। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि पौड़ी जिले से संबंधित है हमारे जनरल विपिन सिंह रावत जी। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों आप में से मुझे बताइएगा कि आप में से किस किस को लगता है कि जनरल विपिन सिंह रावत जी अगर होते तो ये अग्निवीर की स्कीम नहीं आती? किस किस को लगता है ये बात, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि अगर जनरल विपिन सिंह रावत जी होते तो क्या अग्निवीर स्कीम आ पाती? चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपका दोस्तों अगला सवाल है आपका, लोक संगीत में अपने योगदान के लिए निम्नलिखित में से किसे 9 अप्रैल 2022 को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? लोक संगीत में अपने योगदान के लिए निम्नलिखित में से किसे 9 अप्रैल 2022 को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दोस्तों देखिए पेपर आपका 2023 में हुआ था और इसने अप्रैल 2022 के आपके सवाल पूछे हैं। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग भी, आपका पेपर 2025 में हो रहा है तो 2024 का करंट अफेयर्स आप लोग अच्छे से पढ़ लें। 2024 का भी और जनवरी से अभी तक का भी, इतना आपने पूरा अच्छे से पढ़ना है। 1.5 साल का करंट अफेयर्स आप पढ़िएगा अच्छे से। ठीक है दोस्तों, आई रिपीट कि 2024 का करंट अफेयर्स और 2025 का जनवरी से अभी तक का 1.5 साल का तो आपने पढ़ना ही पढ़ना है करंट अफेयर अच्छे से। इसमें गलती मत कीजिएगा, क्या पता आप लोगों को इसका बेनिफिट मिले अच्छे से। ठीक है, क्योंकि जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि 2023 का पेपर था और इसमें 22 के करंट अफेयर्स पूछे गए हैं। आप खुद ही देख रहे हैं, मैं आपके सामने पेपर करवा रहा हूँ। 2023 में पेपर हुआ था इसका और देखिए 2022 के करंट अफेयर्स में पूछे गए हैं, यानी कि 1 साल पहले के पूछे गए हैं। ठीक है, लास्ट के एंड के अप्रैल मई जून के। तो आपने ऐसे ही करना है, आपने ये करना है कि 2025 में पेपर होगा आपका, जून में होगा अभी, तो आपने 2024 का जो करंट अफेयर्स है उसको पढ़ना है और साथ ही साथ जनवरी से अब तक का भी पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो सवाल देख लेते हैं। 80वां लोक संगीत में अपने योगदान के लिए किसे 9 अप्रैल 2022 को संगीत नाटक अकादमी से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? दोस्तों ये थे आपके एकमात्र, आप सभी जानते हैं काफ़ी फेमस हमारे ये लोक गायक हैं आपके, नरेंद्र सिंह नेगी जी। ठीक है दोस्तों, नरेंद्र सिंह नेगी जी, इनकी एक पुस्तक आई थी अभी हाल ही में जिसमें इनके 101 गानों का संग्रह था।
याद है किसी को? आप में से किसी को उसका नाम याद होगा तो मुझे कमेंट में बताएगा कि नरेंद्र सिंह नेगी की एक पुस्तक आई थी जिसमें इनके 101 गानों का संग्रह है, वो आप मुझे कमेंट में बताएंगे। तो दोस्तों इसके बाकी जो 20 के सवाल है ना, उन्हें मैं कल अपलोड कर दूंगा मॉर्निंग के टाइम पे, ठीक है। अभी के लिए मैंने अभी इतना ही कर पाऊंगा, ठीक है। मैं इनको बाकी जो आपके 20 सवाल हैं उनको मैं कल सुबह अपलोड कर दूंगा, ठीक है। इसके लिए सॉरी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ठीक है दोस्तों। और बाकी इसके 20 सवाल ना, 40 सवाल हैं आपके, 20 सवाल मैं सुबह अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अब उसके लिए सॉरी, मैंने कल सुबह अपलोड कर दूंगा। और अभी के लिए आप इन 20 सवाल को देख लीजिए और जो मैंने आपको बातें समझाई हैं उनको समझ लीजिए, ठीक है दोस्तों। और हो सके तो आज रात आपने परीक्षा वाणी के स्टार्टिंग के 3-4 पन्नों को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। अच्छे से पढ़ना है और अपना बेसिक क्लियर करना है। तो कल जब हम डिस्कस करेंगे तो वहाँ आपके काम आएगा, ठीक है दोस्तों। अभी के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ाई कीजिए अच्छे से। बेस्ट ऑफ लक आप सभी के लिए।